ले मुन्ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 हमारा चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन मेथड। सो एंटरप्राइज सिलेक्ट अ मेथड दैट मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब अच्छे से ध्यान से सुनना, एस10 कह रहा है कि आपने ऐसी मेथड सिलेक्ट करना है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस पैटर्न में मिलने वाले वो पैटर्न को एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम लोग मैच कर सके। आसान भाषा में रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ी बहुत चीजें देखी थी। क्या बोला बेटा? डिप्रिसिएशन मेथड यूज टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द असेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटरप्राइज। मेथड सिलेक्टेड इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेथड एक बार आप सिलेक्ट कर लोगे वो मेथड आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक वर्ड में, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, राइट? There is a change in expected pattern of consumption of those future economic benefit, or the method is changed in accordance with the statute to be the best reflect the way asset is consumed. अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो आप लोग मेथड चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपने सेम मेथड फॉलो करना है। आसान भाषा में, अगर लॉ ने बोला मेथड चेंज करना है तो मेथड चेंज कर देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न चेंज हो गया तो उस केस में भी आप लोग मेथड चेंज कर दोगे। थैंक यू सर। ये दोनों में से कोई एक भी चीज अगर हो जाती है तो यस, यू कैन चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बोल रहा है। आ जाओ, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कौन कौन सी मेथड है बेटा? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्रेट लाइन SLM, प्यार से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बचपन में पढ़ाया था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। असेट ने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए उस साल ज़्यादा डिप्रिसिएशन, कम यूनिट प्रोड्यूस किए तो कम डिप्रिसिएशन। ये वाली मेथड कब यूज़ होगी? जब असेट की यूजफुल लाइफ इन पीरियड नहीं, इन यूनिट्स होगी। और ये मेथड कब यूज़ होगी? दोनों भी, जब असेट की यूजफुल लाइफ इन टाइम दी होगी, इन टाइम पीरियड। ये बात समझ में आया सभी को? आ जाओ, रिव्यू ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड। अच्छा, ये मेथड एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। बचपन में ऐसे बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन का कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसी में अगर रेट अगर दिया हुआ है, इफ लिख के रख लेना साइड में, रेट इज गिवन, देन कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। WDV मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट। यहाँ स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है, ध्यान से सुनो ये मेथड कैसे काम करती है। कॉस्ट है एसेट का 100, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है 10। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा? 90। फिर से रेट 10% बट मल्टीप्लाई करेंगे WDV से, WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इंटू रेट 9। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर 81, फिर से WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इंटू रेट 8.1, बचा 72.9। ये था WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। D4 फिर से 10%। समझ में आया? एंड सो ऑन, ऐसे होते रहेगा। और जो 1, 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, डोंट वरी इतने डिटेल में आपको नहीं है क्योंकि फाउंडेशन में हो गया। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय
यूनिट्स ड्यूरिंग द परेड, यस और ये आपका है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये 3 मेथड है। एक काम करना, लिख लेना बेटे, लिख लो, ये टोटल 3 मेथड है आपकी। लिखा बेटा? यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द परेड, लिखा मुन्ना? लिखो। सिंपल 3 मेथड, ये तीनों भी मेथड आपकी फाउंडेशन में हुई थी, सेम फॉर्मूला सेम तरीका। अच्छा, आपने हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करना है, हर बैलेंस शीट डेट पे आपने चेक करना है कि क्या मेथड चेंज करने की जरूरत है क्या। सर ये कैसे समझेगा? अगर असेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का पैटर्न चेंज हो गया, या किसी लॉ ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि मेथड चेंज करना है, तो यस, एट दैट टाइम यू कैन चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और आई मस्ट से यू शुड चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो आपने हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना है, हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना है, एटलीस्ट वंस एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। इफ देयर हैज बीन सफिशिएंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ एफईबी, तो आप मेथड चेंज करोगे, और मेथड चेंज किया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS5 आप करोगे। AS5 पढ़ेंगे तब देखेंगे। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पेड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, ये कैसी मेथड है, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, जो असेट जनरेट कर रही है उस बेसिस पे हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स द यूज ऑफ एन असेट इज नॉट अप्रोप्रिएट because the price component of the revenue may be affected by inflation which has no bearing upon the way in which the asset is consumed। कुछ कुछ केसेस में बस इतना ध्यान रखना है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब कभी कभी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम लोग उस बेसिस पे उस पैटर्न में डिप्रिसिएशन चार्ज करते बेटा हर साल। बस एक जनरल कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट दिया था, वो यहाँ पे इतना सा ही मार्क करके रख लेना, बस इतना हेडिंग भी याद रखा तो भी चलेगा।
depreciation method based on the revenue. Which revenue? Revenue which generated from the use of that PPE. उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्विज टाइम। चल करे बेटा हम लोग, देखो क्या पूछा है। NTTB manufactures industrial chemical and uses the blending machines in production process. Output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for the different product. ये कंसिस्टेंट है ईयर टू ईयर, तो लग रहा है पैटर्न जो है बेनिफिट का ये इक्वल है हर साल और स्ट्रेट है, कंसिस्टेंट है। शायद यहाँ पे जो मेथड यूज होने वाली है शायद स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकती है ना। आगे और ध्यान देना। हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस, अरे यार सारा गणित चेंज कर दिया इस सेंटेंस ने। ये बेनिफिट तो कंसिस्टेंट है बट हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है from year to year and new generation of the machine with a significant improvement over the existing machine is available every 5 years. Suggest the depreciation method to the management. भाई साहब अब बताओ कौन सी मेथड हम लोग यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। बोलो। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर यहां पे ये कंसिस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा अच्छी रहेगी, राइट? यस और नो? लेकिन यहां पे आगे एक और चीज बोली है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट असेट की हर अगले साल इंक्रीज हो रही है, यस और नो? तो हम लोग इस मेंटेनेंस कॉस्ट वाले फैक्टर्स को कहां पे असेट की यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो कि ये चीज़ बोल के रखी इन्होंने कि इसका जो बेनिफिट है हर साल कंसिस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली बात है, हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द यूजफुल लाइफ और वाइल कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट असेट, यस और नो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लिख करके आंसर देख सकते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड बिकॉज द प्रोडक्शन आउटपुट इज कंसिस्टेंट। कौन सी मेथड? स्ट्रेट लाइन। फैक्टर्स सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट और टेक्निकल ऑब्सोलेंस शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द ब्लेंडिंग मशीन्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज, नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कितना छोटा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का कंपलसरी रहता है उसके अंदर में इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया 15 नंबर का। अब ये नई चीज है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटी। बोलो बेटा, हम लोगों ने एसेट की पीपी की जब कॉस्ट कैलकुलेट किया था तब उस कॉस्ट के अंदर में मैंने डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन वाली कॉस्ट ऐड किया था। अब अगर वो डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन की कॉस्ट में और अदर लाइबिलिटी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो क्या उसका इफेक्ट कॉस्ट पे भी हो सकता है क्या? हाँ बेटा, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपके न्यू स्कीम के अंदर में एमसीक्यू भी रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ऐसे एमसीक्यू के अंदर में भी आ सकते हैं, राइट? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? सो डीकमीशनिंग हमारी कॉस्ट ऑफ द पीपीई का एक एलिमेंट था। रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट, वी हैव टू ऐड सच कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट अगर डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन के अंदर में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो कॉस्ट ऑफ द पीपीई मे अंडरगो चेंजेस सब्सिक्वेंट टू इट्स एक्विजिशन और construction on account of changes in liability, price adjustment, changes in duties, changes in initial estimate of the amounts, similar factors। जब मैंने असेट परचेस किया था, ये एक सप्लायर है, मान लो ये सप्लायर है एक्स लिमिटेड, इससे एक मैं हेवी मशीनरी परचेस कर रहा हूँ। मैंने इसको बोला ये मशीन मेरे फैक्ट्री साइट पे आके पूरी तू इंस्टॉल करके देगा, इंस्टॉलेशन तक का टोटल खर्चा बता। तो इसने बता दिया था 105 लाख। उसके अंदर में मशीन की प्राइस आ गई 80 लाख, लाने का खर्चा आ गया 20 लाख और पुरानी वाली मशीन डिसमेंटल करके निकाल करके नई मशीन इंस्टॉल करने का था 5 लाख। बाद में पता चला कि ड्यूटीज चेंज हो गई,
प्राइस एडजस्ट हो गई, ड्यूटीज चेंज हो गई, प्राइस के अंदर में कुछ एडजस्टमेंट आ गई। इनिशियल एस्टिमेट जिस अंदाज के हिसाब से इसने बताए थे 5 लाख लगने वाला है रिस्टोरेशन के लिए, है ना, इंस्टॉलेशन, रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग, पुरानी वाली मशीन निकालने के लिए खर्चा ज़्यादा लग रहा है। तो बाद में पता चला कि ये जो है ये 5 लाख नहीं, ये 7 लाख लगेगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट जो 105 लाख आ रही थी, ये भी कितनी आ जाएगी अब, 107 लाख रुपीस। यस और नो? द अबव इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, देखो हमने जो भी चेंज हुआ वो कॉस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटू सा, समझ में आया बेटा है? डन। ये एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हुआ तो कॉस्ट में एडजस्ट कर लेंगे, और बाद में हुआ तो रिवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू हम लोग कॉस्ट के अंदर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन भी करने वाले हैं ना असेट्स को हर साल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे। डायरेक्टली आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है नीचे का। डायरेक्टली आओ, ये भी प्रैक्टिकल के साथ ही आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 16। चलो डन। फाउंडेशन में जो डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा था उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाले हैं, है ना? ध्यान देना बेटे सब लोग। आ जाओ मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे दिख रहा है बेटे सभी को, सभी ने ट्राई करना है एक बार। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16, बोलो क्या बोला है यहाँ पे। एंटिटी ए कैरिड अ प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक एट ₹2 लाख। ओके, 2 लाख इज द बुक वैल्यू। These were destroyed in a fire. The assets were insured, new for old. हमने इंश्योरेंस इस प्रकार से किया था कि हमें ओल्ड के बदले पूरी नई मशीन मिलने वाली है। इस प्रकार से मैंने इंश्योरेंस करके रखा था एसेट का, राइट। एंड वर रिप्लेस बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद द न्यू मशीन। मेरे इंश्योरेंस में क्लॉज क्या था, न्यू फॉर ओल्ड, ओल्ड के बदले पूरी नई मशीन ला के देंगे। और नई मशीन की कॉस्ट कितनी है बेटा, 20 लाख। द मशीन वर अक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड कंपनी डिड नॉट रिसीव ₹20 lakh एज अ कैश कंपेंसेशन। स्टेट हाउ एनटीटीए शुड अकाउंट फॉर द सेम। भाई साहब बोलो तकलीफ क्या हो रही, समझ में आ रहा है? ये मेरे पास एक बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है, ये मशीन की बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपीस। ये मशीन का मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा था, न्यू फॉर ओल्ड, बराबर है। अगर ये मशीन को कुछ हो जाता है तो इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी पूरी नई मशीन की कीमत मुझे देगी। अब ये आग लग गई, पुरानी वाली मशीन जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपीस थी, ये पूरी खत्म हो गई है। नाउ व्हाट आई डिड, आई बॉट अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस दैट ओल्ड मशीनरी। ये ओल्ड मशीन को मैंने रिप्लेस कर दिया और न्यू मशीन लेके आ गया। ये है न्यू मशीन, एंड न्यू मशीन की कॉस्ट था बेटा 20 लाख रुपीस। मैंने नया मशीन लेके आ गया, 20 लाख रुपीस पे कर दिए, और अब मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ बड़ी आस की नज़रों से देख रहा हूँ, हे इंश्योरेंस कंपनी पैसे दो न्यू मशीन के 20 लाख के। और इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेशन दिया ही नहीं। मशीन वर अक्वायर्ड by the insurance company and the company did not receive ₹20 lakh as a compensation. State how NTTA should account for the same. Any idea? बोलो मुन्ना, कैसे अकाउंटिंग करेंगे?
यहाँ पे जो मशीन वर अक्वायर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो ना, मशीन अक्वायर्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज अ कैश कंपेंसेशन। स्टोरी समझ लो, ये एंटिटी ए है, एंटिटी ए के फैक्ट्री साइट में एक मशीन लगी है ओल्ड, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख। यहाँ आग लग गई, अब आग लग गई तो क्या हुआ, ये ओल्ड मशीन पूरी डिसमेंटल करना पड़ा। ये ओल्ड मशीन हमने निकाल दिया, रिमूव किया, और इसकी जगह पे न्यू मशीन लेके आए। नई मशीन की कॉस्ट है 20 लाख, और ये ओल्ड मशीन का इंश्योरेंस किया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी को हमने दे दिया ओल्ड मशीन, क्योंकि ओल्ड मशीन का इंश्योरेंस किया हुआ था, न्यू मशीन मिलने वाली थी ओल्ड के बदले। अब इंश्योरेंस कंपनी को ओल्ड मशीन दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने ओल्ड मशीन स्क्रैप में सेल करने के लिए निकाली होगी। इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ गया ओल्ड मशीन का तो कुछ भी पैसा नहीं आने वाला है, ऑलरेडी उसका बुक वैल्यू 2 लाख था और उसमें भी आग लग गई। अब इंश्योरेंस कंपनी से 20 लाख आने थे जो कि नहीं आए। अब ये बेचारी एंटिटी ए क्या करेगी, सबसे पहले एंटिटी ए क्या करेगी मालूम है, एंटिटी ए सबसे पहले क्या करेगी, लॉस बुक करेगी। सबसे पहले एंटिटी ए लॉस बुक करेगी। एंटिटी ए का लॉस कितने का हो गया, पुरानी जो मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख, आग लग गई चली गई, इंश्योरेंस कंपनी से 0 रुपये आया। सो 2 लाख की मशीन चली गई, इंश्योरेंस कंपनी से 0 रुपीज आए, तो एंटिटी ए लॉस बुक कर देगी। फर्स्ट एंटिटी ए विल book a loss in its P&L account debit side, book a loss in its P&L account debit side at rupees 2 lakh, book value of old machine. Then entity A will approach to इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी और बोलेगी हे इंश्योरेंस कंपनी, कंपेंसेशन दो, क्लेम दो, कैश कंपेंसेशन। एंड इफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम इज टू रिसीव, अगर ऐसा लग रहा है मिल सकता है, वर्चुअली सर्टन लग रहा है, तो एंटिटी ए एंट्री पास करेगी रिसीवेबल की। एंटिटी ए एंट्री पास करेगी क्लेम रिसीवेबल की, यस और नो। अदरवाइज एनटीटी ए ने तो ऑलरेडी लॉस तो बुक करके रखा ही है। कुछ बात समझ में आई क्या, क्या होने वाला है। पुरानी वाली 2 लाख रुपए की मशीन आग में जल गई, ख़त्म हो गई। इंश्योरेंस कंपनी 20 लाख रुपीज़ देने वाली है ऐसा हमें लग रहा था, हमने नई मशीन लेके आ गई, नई मशीन इंस्टॉल कर दिया, पुरानी मशीन रिमूव कर दिया, बट इंश्योरेंस कंपनी से कैश क्लेम, कैश कंपनसेशन नहीं आया। दो बातें, अब क्लेम नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, पुरानी मशीन का बुक वैल्यू जो था उसको लॉस बुक कर दिया। और अगर इन केस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए तैयार हो जाती है या वर्चुअली सर्टन लग रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीवेबल का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज हमने लॉस तो ऑलरेडी बुक करके रख ही दिया है। सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन था। ये बात समझ में आई बेटा सभी को, पक्की बात। अगर इंश्योरेंस कंपनी से उस समय 1 रुपया भी आता है तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, गेन, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी हमने 2 लाख का पूरा ही बुक कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी से बाद में 1 रुपया भी आता है तो पूरा का पूरा क्या रहेगा बेटा, गेन रहने वाला है। लिख ले फटाफट से, सानिया लिख तो बेटा।
लिखा बेटा? ये देखो सेम चीज यहां पे दी है, एक बार ध्यान देना। NTTA should account for a loss in the statement of profit and loss account on derecognition of the carrying amount of the plant and machinery। पुरानी वाली प्लांट एंड मशीनरी जब वो डीरिकॉग्नाइज करेगी तब उस समय लॉस बुक कर देना, बरोबर है। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एंड NTTA शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज रिसीवेबल एंड गेन इन द इनकम स्टेटमेंट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू gain from insurance proceed, gain from insurance proceed as per AS 29। AS 29 प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है, आगे आएगा आपको। लेकिन ये कब करना है? अगर ये रिसीट वर्चुअली सर्टन है तो बस ये दो चीजें वो करेगा, चीज नंबर एक, चीज नंबर दो, एक दो। लिखा बेटा? लिखो लिखो फटाफट से। क्या रिसर्च हो रही है? इसको लेक्चर दे रहे हैं तो पहले उसके जाए अच्छे एनर्जी और फाइल दे सकता है कि कितना हुआ? तुम्हारे से आया होगा ना एटलीस्ट।
छोड़ दे एक बार, बाकी मैंने 3.5 को बोला नहीं बोला है ना, कितने बोले थे, कितने बोले थे? अभी जब लास्ट बात हुई थी अपनी, तब आपने मेरे को 3 साल नहीं बोला था, उसके पहले अपनी मैंने खुद से बोला था कि मैं 5 घंटे करूंगा, लेकिन 5 घंटे की भाई नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं तेरे को 3.5 बोला था। हाँ अभी तेरी तबियत डाउन है इसलिए मैं तेरे को फोन पे बोल दिया रहेगा, 3 कर लेगी उसके बाद बाकी नहीं हुई अपनी इससे। 3 घंटे बहुत कम हो जाएंगे, मत कर वैसा। 3.5 एक फिक्स रख अपना, 4 घंटे मतलब 4 रोज मत कर, 5 6 7 3.5 से नीचे 1 दिन भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन 3.5 घंटे से नीचे हुआ वो दिन काउंट ही मत कर, थोड़ा करना करना लेना महीना, क्या थक जाते यार, क्योंकि बात वाला इतना जितना तुम लोगों ने रुलाया उतना मेरे को किसी ने रुलाया नहीं काम के लिए। फिर मैं तेरा सब चीज किया, मैंने बोला तुम सुबह 9 बजे 6 बजे चल जा, डॉट 6 बजे मैंने बोला तुम चल जा, कोई बोलो इनको जाने का टाइम किससे का बता दो, ये जाते 8 बजे 9 बजे, विजय जाता 7 साढ़े 7 बजे, सब फैसिलिटी सबसे ज्यादा तेरे को है। और तुम ढाई महीने में 48,000 दिए, इसको बिल्कुल 2.5 महीने में 48,000 की पगार बताना तू, 2.5 महीने में तू काम पे आया, 1.5 महीना, 1.5 नहीं पौने 2 महीना, 20 दिन तो छुट्टी थी अपनी, तो तेरे को 2 महीने के 48,000 रुपए दिए मैंने, 24,000 रुपए महीना हो गया ना, तेरे जीपे निकालना एक बार बांटू, 24,000 रुपए महीना किसको बता बोला यहाँ पे? मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी बता मेरे को, गलत बोल रहा हूँ तो दिए कि नहीं दिए तेरे पैसे? किसको इतनी पगार है बता, पंकज को भी है कि इतनी पगार? लौड़ा जिसको ज्यादा पैसे दो वही सर पे चढ़ के काम में उठता। तेरे सीएस बनने के बाद भी तेरे को 24,000 रुपए मिल गए ना महीने के, मेरे को बता देना, तेरा जीपे निकाल, कैलकुलेटर निकाल और एक बार काउंट कर। पैसे लेने वाले को ध्यान नहीं देता हूँ कितने ले रहा, देने वाले को 1 रुपया ध्यान देता मैंने पैसे दिए। एक बार जीपे निकाल के देखना, उनको स्क्रीनशॉट भेजना, तो 13,000 कैश पकड़ के बोल रहा हूँ मैं, 48,000 रुपए टोटल दिए। अब तू बता, इतनी पगार पंकज को भी नहीं है, अपना टाइमिंग फिक्स, ये फिक्स, मेरे को सिर्फ जाने के पहले तू 100 घंटे की रिकॉर्डिंग करके देना, तू रोज 3.5 घंटे करेगा तो पूरी हो जाएगी 100 घंटे। अब 3.5 भी फिक्स रख, अब 3 मत करना इसको, 3.5 फिक्स रख। और टेस्ट सीरीज दोपहर टाइम पे बनाना है, तेरे को टेस्ट सीरीज का बोल के रखा है, अपनी उस दिन बात हुई बनाए टेस्ट सीरीज दे रहा है डेली, इतना सा काम है, कोई तीसरा काम नहीं मेरे पास दो के अलावा, कोई तीसरा काम नहीं। लेक्चर चालू है, हाँ डन। आज चलो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आ जा मुन्ना, देखो ध्यान देना, देख रहे बेटा। नेक्स्ट नाउ रिटायरमेंट। क्या है बेटा रिटायरमेंट? बेसिकली अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको मैं अभी हाल फिलहाल में यूज कर रहा हूं, अगर उसका एक्टिव यूज बंद हो जाए, वो असेट रिटायर्ड हो गई, एक्टिव यूज बंद हो गया, असेट की यूजफुल लाइफ थी 10 साल, 6 साल बाद ही उसका एक्टिव यूज बंद हो गया, तो ऐसा बोला जाएगा कि वो असेट रिटायर्ड हो गई। और वो असेट रिटायर्ड होने के बाद अगर उसे मैंने हेल्ड किया फॉर डिस्पोजल पर्पज, है ना, शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआरवी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर कोई असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया उसकी यूजफुल लाइफ के पहले ही,
या एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ उसका एक्टिव यूज बंद हो गया एंड अब वो असेट को यूज नहीं कर रहे एंड अब वो असेट मैंने बेचने के लिए अवेलेबल है ऐसा बता दिया, हेल्ड फॉर डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ हुई नहीं हुई, बिकी नहीं बिकी, वो बात की बात है, दैट असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। तो उस केस में उस असेट की वैल्यू कितनी रखना है, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस समय उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। जिस मोमेंट पे असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया उस मोमेंट पे असेट की बुक में वैल्यू कितनी थी, जिस मोमेंट पे असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया उस मोमेंट पे असेट की बुक वैल्यू कितनी थी, आपको समझाने के लिए उसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, और जिस मोमेंट पे उसका यूज बंद हो गया अब वो असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बेचने के लिए अवेलेबल है, उस समय उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लो उसकी उस मार्केट प्राइस है 1,05,000 और बेचने के लिए खर्चा आ रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब बताओ एनआरवी कितना आ जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना है 95,000। सो एनआरवी 95,000 और उसकी बुक वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट थी 1 लाख, 1 लाख और 95,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या रहेगा 95,000। तो ऐसी असेट जिसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया एंड एक्टिव यूज बंद हो गया, या फिर यूजफुल लाइफ खत्म होने के पहले ही एक्टिव यूज बंद हो गया, तो उस समय उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी या फिर उस समय उसकी जो एनआरवी है विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे मैं असेट को क्या करूंगा, वैल्यू करने वाला हूं और बुक्स में दिखाऊंगा। ऐसा क्यों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब वो असेट मेरे पास गोइंग कंसर्न नहीं है, अब वो असेट नियर फ्यूचर में सेल होने वाली है, तो उस समय वो असेट बेच के कितना आने वाला है नेट मेरे हाथ में, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, और उस समय जो असेट की बुक वैल्यू है विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे मैं उस असेट को बुक में दिखाऊंगा, और जो भी डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस के अंदर में डाल दूंगा। एनी रिटर्न डाउन इन दिस रिगार्ड शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो, ये बात समझ में बेटा। चले आगे, ऑल सेट। देन डी रिकॉग्निशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज, यानी डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जीरो कर दो उस असेट को, बुक से निकाल दो, जीरो कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो। कब, ऑन द डिस्पोजल और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज, या तो असेट को एक्चुअल में डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया, या फिर अब समझ में आ गया उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग उस असेट को क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, हम लोग उस असेट को क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। या तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या तो असेट को हमने एक्चुअल में बेच दिया। डिस्पोज ऑफ कर दिया मतलब सेल करके, या किसी को डोनेट कर दिया, या सेल कर दिया, या फिर बाय एंटरिंग इनटू अ फाइनेंस लीज, उस असेट को मैंने किसी को दे दिया और बदले में मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा हूं, इसे कहते हैं फाइनेंस लीज। उस असेट को मैंने किसी को दे दिया और बदले में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा हूं, इसे कहते हैं फाइनेंस लीज। आगे लीज चैप्टर में आएगा, लीज नाम का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डन, चले आगे। ऑल सेट, चल उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, इसके पहले का भी जो लॉस था, देखो जरा ध्यान से सुनना बेटा, कहाँ पे दिखाया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिटायरमेंट के समय। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिटायरमेंट और डी रिकॉग्निशन में फ़र्क क्या है।
रिटायरमेंट जनरली यूजफुल लाइफ खत्म होने से पहले असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया एंड वो असेट रेडी फॉर सेल है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, यस और नो। और डी रिकॉग्निशन, या तो आपने असेट बेच दिया या तो अब उस असेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाला है, यस और नो। अब यहाँ पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, प्रॉफिट और लॉस में तुरंत डाल देंगे। जैसे मान लो कोई असेट मैंने बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू थी 100, बेचा 90 में, असेट चली गई आप लोगों की 100 की, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में इसका जो लॉस था हमने लॉस डाल दिया, है ना। व्हेन द आइटम इज डी रिकॉग्नाइज अनलेस AS 19 ने कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया हो, अनलेस AS 19 ने कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया हो। AS 19 के अंदर में कॉन्सेप्ट है सेल एंड लीज बैक, तो वहाँ पे जो असेट मैं सेल कर रहा हूँ सेम असेट मैंने वापस लिया तो उसकी ट्रीटमेंट AS 19 के साथ रहेगी, AS 19 के समय देखेंगे। Where gain or loss arising from derecognition of item of PP, net disposal proceeds if any minus carrying amount of the item, बरोबर है। तो ये प्लस आया तो गेन रहेगा, माइनस आया तो ये रहेगा लॉस। ये गेन और लॉस कहाँ दिखा देना है, P&L अकाउंट में। गेन शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एज डिफाइंड अंडर AS 9, consideration receivable on disposal of item of property in accordance with the principle unequated AS 9। अभी ध्यान से सुनना AS 9 का कौन सा प्रिंसिपल है। अब ये एक असेट है, ध्यान से सुनो बेटा, 100 की असेट है, AS 9 भी आता है इसके अंदर में, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने 10, बोलो बचा कितना, 90 बुक वैल्यू। सेम असेट मैंने सेल कर दिया आपको समझाने के लिए 105 में, बरोबर है। अब यहाँ पे गेन कितना हुआ, 15 का। ये पूरा का पूरा गेन AS 10 आपने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से आपको लग रहा है सर पूरा का पूरा गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, तो वेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में कितना गेन जाएगा, ध्यान से सुनना। जितना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अप टू डेप्रिसिएशन अमाउंट, कितना चार्ज किया, टोटल क्यूमुलेटिव कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया टिल द डेट ऑफ सेल 10, तो अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू इनकम रहेगा एंड बैलेंसिंग फिगर इफ एनी कितना है बेटा, 15 में से 10 हो गया रेवेन्यू इनकम, बैलेंसिंग फिगर कितना आया 5, ये रहेगी कैपिटल रिसीट। सो 10 और 5, इसीलिए इन्होंने बोला कि ये AS 9 में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। तो ये कहाँ पे आएगा बेटा कॉन्सेप्ट, AS 9 के अंदर में। सो ये स्टैंडर्ड के अंदर में AS 9 रिलेटेड भी है, AS 19 भी है, AS 14 भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। सो इसीलिए हमने पहले ही पढ़ लिया ये स्टैंडर्ड कौन कौन से केसेस में अप्लीकेबल नहीं है, स्टार्टिंग में देखा था। जहाँ पे कोई स्पेसिफिक दूसरे स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट है वहाँ पे PPE से रिलेटेड AS 10 की ट्रीटमेंट अप्लीकेबल नहीं रहेगी। अगर कोई दूसरा स्टैंडर्ड कोई अदर ट्रीटमेंट बता रहा है ना, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता रहा है, तो हम लोग वो अदर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, यस और नो। वो आपका वो जनरल रूल है ना, स्पेशल विल प्रिवेल द जनरल, क्लियर। आगे देखो और क्या दिया है बेटा, एक्सेप्शन, एन एंटरप्राइज दैट इन कोर्स ऑफ इट्स ऑर्डिनरी एक्टिविटी रूटीनली सेल्स द आइटम ऑफ PP दैट हेल्ड फॉर द रेंटल टू अदर्स शुड ट्रांसफर सच असेट टू द इन्वेंट्री। ओहो, मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसका एक्टिव यूज बंद हो गया है और अब इसे मैं डिस्पोज ऑफ करने वाला हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दूंगा और इसका वैल्यूएशन करूंगा AS 2 के हिसाब से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बरोबर है। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ सच असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 9, AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जहां जहां मैंने बोले ना अदर स्टैंडर्ड्स आएंगे, वहां पे जब हम लोग रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट वापस आने वाली है, राइट। आ जाओ देन डायरेक्टली आ जाओ, डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ डिस्पोजल, एन एंटरप्राइज अप्लाई द क्राइटेरिया गिवन इन द AS 9 फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड है AS 9, तो डेट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए AS 9 फॉलो करेंगे, AS 10 में कोई लेन देन नहीं, इसको कट कर दिया तो भी चलेगा। डायरेक्टली आ जाओ डिस्क्लोजर, जब भी किसी स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर आता है तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड का अंत आ गया है ना। सो डिस्क्लोजर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
डिस्क्लोजर क्या चीज होती है? AS10 आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता रहा है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्क्लोजर कहां पे? इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। सो आपने कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करना है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो कौन बता रहा है? AS10। कुछ जनरल डिस्क्लोजर है, कुछ एडिशनल है। डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रिवैल्यूड असेट एंड वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर, इनके अलावा अगर आपको लगता है कि ये भी कुछ बातें डिस्क्लोज करना चाहिए तो डिस्क्लोज कर देना। कौन कौन से जनरल डिस्क्लोजर देखो जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज, कहाँ पे रहेगा बेटा ये डिस्क्लोजर? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ पीपी द मेजरमेंट बेसिस, किस बेसिस पे आपने मेजरमेंट किया है? कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, आपको वो मॉडल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन की मेथड कौन सी यूज़ किया, असेट का यूजफुल लाइफ और डिप्रिसिएशन रेट क्या क्या यूज़ किया, और यूजफुल लाइफ और डिप्रिसिएशन रेट अगर चेंज किया होगा तो वो चेंज भी आपको बताना होगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ द पीपी, देन उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड, है ना। रिकंसिलिएशन में ये चीज़ें आएगी, ध्यान से सुनना। रिकंसिलिएशन का मतलब बता रहा हूँ, देख बेटा, असेट की ओपनिंग बैलेंस थी 100, असेट में एडिशन हुआ ड्यूरिंग द पीरियड और 30, असेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपको समझाने के लिए 40, असेट में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड आपको समझाने के लिए 10, और असेट सेल किया ड्यूरिंग द पीरियड आपको समझाने के लिए 10, और असेट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपको समझाने के लिए 40, 50, 60, ये है 70। तो ये ओपनिंग 100 था और क्लोजिंग 70 है, तो ये ओपनिंग 100 से क्लोजिंग 70 कैसे पहुंचा? इसका रिकंसिलिएशन है 100 प्लस 30 130, 130 माइनस 40 10 10 60, 130 माइनस 60 इज इक्वल टू 70। इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा हर एक असेट का बताना होगा। ये थी एसेट 1, ऐसे ही असेट 2 का, ऐसे ही असेट 3 का, ऐसी सारी असेट का क्लोजिंग बैलेंस, एसेट 4 का, ऐसे ही सारी एसेट्स का मुझे रिकंसिलिएशन दिखाना होगा। इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, एडिशन, डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, लॉस, सोल्ड अगर कुछ होगा तो देखो, एडिशन, असेट रिटायर्ड, है ना, एक्विजिशन ऑफ द न्यू असेट थ्रू कॉम्बिनेशंस, इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट लॉसेस रिवर्स, इम्पेयरमेंट लॉसेस रिकॉग्नाइज, depreciation, and net exchange difference arising on the translation of financial statement as per AS11। AS11 फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस रिलेटेड स्टैंडर्ड है। अगर कोई असेट मैंने बाय किया है ना, लोन लेकर के, तो असेट रेडी फॉर यूज होने तक जो मैंने असेट बाय किया लोन लेकर के, आपको समझाने के लिए, अगर वो फॉरेन करेंसी में लोन है तो मुझे फॉरेन करेंसी रीपे करना है, और फॉरेन करेंसी महंगी होगी तो मुझे ज़्यादा पैसे देना है, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया। कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज गेन होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस असेट के वैल्यू में कंसिडर करना पड़ता है। डिटेल में AS11 में देखेंगे। तो ये है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड अदर चेंजेस इफ एनी। जनरल डिस्क्लोजर, सर ये डिस्क्लोजर के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है क्या? यस। जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की, बस ये हाईलाइटेड चीज़ें भी अगर आपने लिख दी तो भी काफ़ी है। ये अंडरलाइन, ये एक एक वर्ड पूरा डिटेल में एज इट इज कॉपी पेस्ट थ्योरी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ये MCQ में आ सकता है। एडिशनल डिस्क्लोजर, फिनेंशियल स्टेटमेंट should also disclose existence and amount of restriction on the title and property plant and equipment placed as a security or liability। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने कहीं गिरवी रखा है, एज अ सिक्योरिटी किसी को दिया है, या उस प्रॉपर्टी के प्लांट एंड इक्विपमेंट के पेपर्स मैंने किसी को दिए, तो उसका मुझे डिस्क्लोजर देना होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस और नो? अल्तमाश सुनना, थोड़ा रुक के जा, अपन बात करते फिर जाना, है ना? क्लियर?
उसके बाद में और क्या है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं तुमसे ही बाय करने वाला हूँ, या फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं तुम्हें ही सेल करने वाला हूँ। कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स होंगे रिलेटेड टू पीपीई, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपेंसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर द आइटम्स ऑफ पीपीई that were impaired or lost or given up, that is included in the statement of profit and loss। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, कोई एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी से हमें कंपेंसेशन मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना है। जैसे मुझे अगर कोई कंपेंसेशन मिल रहा है थर्ड पार्टी से, मैंने एग्जांपल लिया इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे थर्ड पार्टी बोल करके, यस और नो, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। देन अमाउंट ऑफ एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ऐसा कुछ है तो वो भी मुझे डिस्क्लोज करना है, यस और नो। ये सारे एडिशनल डिस्क्लोजर है। आपको एग्जाम के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है जनरल डिस्क्लोजर का, एडिशनल डिस्क्लोजर का, यस और नो। सो जनरल और एडिशनल डिस्क्लोजर दोनों का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। कुछ और भी डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड टू आपने एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड अगर रीवैल्यू किया होगा तो, सो रीवैल्यूड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या क्या डिस्क्लोजर है, कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने रीवैल्यू किया, रीवैल्यूड अमाउंट कितना है, बरोबर है। द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज, इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कौन था, क्या नाम था, कौन सी मेथड से उसने, कौन से अजम्पशन लेकर के उसने फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया था। द एक्सटेंट टू विच द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स विल डिटरमाइन डायरेक्टली बाय रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेबल प्राइसेस इन द एक्टिव मार्केट, उसने प्राइस कैसे कैलकुलेट की, एक्टिव मार्केट के हिसाब से या रिसेंट में उस टाइप के कोई ट्रांजैक्शन हुए होंगे उस असेट के, तो हमने वो ट्रांजैक्शन प्राइस रेफर किया, या उस टाइप की असेट के लिए कोई एक्टिव मार्केट है जिसका रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो एक्टिव मार्केट की जो प्राइस है उस हिसाब से रिवैल्यूएशन किया, बराबर। बाद में रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर है तो उसका डिस्क्लोजर, रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसका डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ द मेथड्स एडॉप्टेड एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ्स और डेप्रिसिएशन रेट, देन डिस्क्लोजर एज पर AS5। हमने देखा था ना, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर चेंज किया, चेंज इन रेट, चेंज इन मेथड, तो एज पर AS5 डिस्क्लोजर देना है। एंड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पेयर्ड पीपी, ये AS28 में आएगा, ये AS5 में आएगा। ये है बेटा रीवैल्यूड असेट्स से रिलेटेड डिस्क्लोजर। और इसके अलावा कुछ वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर्स भी हो सकते हैं। वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर, लास्ट पॉइंट इसका डिस्क्लोजर का, एंटरप्राइज इज एनकरेज टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्पररीली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई अगर आइडल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा है, बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही रेंट पे दिया, ना ही बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ना ही तुम यूज कर रहे हैं, ना ही किसी और को यूज करने दिया, आइडल प्रॉपर्टी पड़ी है आपके पास, उसका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुल्ली डेप्रिसिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज स्टिल इन यूज। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी जो पूरी की पूरी तरीके से डेप्रिसिएट हो गई, बराबर है, उसकी बुक वैल्यू 0 बचनी चाहिए, बट वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्टिव यूज अभी भी खत्म नहीं हुआ, बुक वैल्यू पूरी की पूरी डेप्रिसिएट हो गई, बट उसका एक्टिव यूज अभी भी चालू है। भारत में होता है ना ऐसे, काफी सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ 25 साल होती है, बट वो कंपनी वो असेट को 35 साल से यूज कर रही है, ग्रॉस वैल्यू पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो उस समय ऐसी असेट को जिसका पूरा अमाउंट डेप्रिसिएट हो गया, स्टिल वो असेट का एक्टिव यूज चल रहा है, तो उस असेट को आप कौन सी अमाउंट पे दिखा रहे हो। एंड फॉर ईच रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द असेट बीन कैरिड अंडर द कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल बेस पे जितने भी असेट्स आपने कैरी किया है उसका आप क्या दिखाओगे बेटा, रिवैल्यूड अमाउंट, अगर रिवैल्यूएशन किया होगा तो कॉस्ट मॉडल वाली का मतलब आपको ये बताना है कि मेरे पास इतनी एसेट थी, ये कॉस्ट मॉडल थी, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे थी। अब ऐसी कोई एसेट जो कॉस्ट मॉडल पे थी, अब उसका रिवैल्यूएशन किया तो वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे।
ऐसी कोई एसेट जो अब तक कॉस्ट मॉडल पे थी, अब रिवैल्यूएशन किया तो कहाँ पे आ जाएगी, रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, तो उसका डिस्क्लोजर। देन उसके बाद में कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। एक्टिव यूज तो बंद हो गया, लेकिन अभी तक हमने बेचने के लिए उसको लाया नहीं। ऐसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर कोई होगी तो उसे भी आपने क्या करना है, वॉल्यूंटरीली डिस्क्लोज करना है। ये वॉल्यूंटरी डिस्क्लोजर है, जनरली रियल लाइफ में कोई देता नहीं है। क्लियर, यस और नो। ये था आपका स्टैंडर्ड AS10। कितना प्यारा स्टैंडर्ड है बताओ मुझे, कोई चीज़ छोड़ी इसने, सारी की सारी बातें रिलेटेड टू पीपी हमने यहाँ पे कंसिडर किया। कुछ बात समझ में आ रही क्या, यस और नो। ये था आपका AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड। चल कुछ MCQ सॉल्व करेंगे हम लोग इसके। यस सा, अब तुम्हारा काम क्या है, सुनना। सारा इसमें स्टैंडर्ड में पढ़ तो लिया है, सब बिखरा हुआ इधर उधर। अब ये स्टैंडर्ड की आज के आज समरी नोट्स बनाना है बेटा। सर आज के आज नहीं बन पाएगी, ठीक है 2 दिन पढ़ लो, 2 दिन के अंदर में समरी नोट्स बनाओ, कर पाओगे। आ जाओ पहले कुछ MCQ सॉल्व करते हैं इसके। एग्जाम में MCQ आने वाले बेटा, है ना। 100% पेपर आपका राइटिंग नहीं है, MCQ भी रहेंगे। एज पर AS10, property plant and equipment, which of the following cost is not included in the carrying amount of an PPE, of an item of PPE? बोलो बेटा, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, चल बता बेटा जवाब दे। एज पर AS10, in the carrying amount of an item of PPE, which of the following cost not included? मेरे साथ साथ आधे आधे बनाए, वेरी गुड, पूरे मैं करवा दूंगा। बोलो कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, ये कॉस्ट इंक्लूड होगी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, रिस्टोरेशन कॉस्ट, डीकमीशनिंग, ये आ जाएगी। रीलोकेटिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, ये वाली कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। अरे हमने देखा था ना, आपका बिजनेस आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो, रीलोकेशन कॉस्ट आपके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती है, याद आया क्या। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट इंक्लूड होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग ये भी इंक्लूड होगी। हमें पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, एज पर AS10, AS10 रिवाइज PP, an enterprise holding investment property should value the investment property as per fair value, under discounted cash flow model, under cost model, under cash flow model। बोलो बेटा AS10 के हिसाब से PP कैसे वैल्यू करना चाहिए, शुड वैल्यू कैसे वैल्यू करना चाहिए बेटा। यहाँ पे 2 मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल, याद आया क्या, और रीवैल्यूएशन मॉडल। सर अब ऑप्शन में तो दोनों भी मॉडल दिए हैं, दोनों में सबसे पहले कौन सा मॉडल अप्लीकेबल होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते ही हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं करते सेम डे, रिवैल्यूएशन करते हैं ऑन बैलेंस शीट डेट। अब यहाँ पे तो दोनों मॉडल ऑप्शन में दिए हैं, कॉस्ट मॉडल दिया है और रिवैल्यूएशन मॉडल। अरे रिवैल्यूएशन मॉडल तो दिया ही नहीं, वैसे भी असेट खरीदते ही सबसे पहले कौन सा मॉडल यूज होता है, कॉस्ट मॉडल। यस और नो, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। अगर यहाँ पे कॉस्ट और रिवैल्यूएशन दोनों भी मॉडल दिया रहता तो भी मैं फर्स्ट चांस कॉस्ट मॉडल को ही देता। क्लियर, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना, आ जाओ बेटा। अ प्लॉट ऑफ लैंड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 lakh was revalued to 1,50,000 at the end of second year. Subsequently, due to drop in market value, land was determined to have a fair value of 1,30,000. At the end of year 4, assuming that entity adopts revaluation model,
what would be the accounting treatment of revaluation? बोलो बेटा। अरे फाउंडेशन में बताया था ये, याद करो तो। ये देखो, पहले असेट की वैल्यू थी 1 लाख, उसके बाद रिवैल्यूएशन हुआ 1,50,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000, 50,000। और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट प्राइस कम हो गई, 130 हो गई, बाद में 150 से कितनी हो गई? 130। अब क्या करेंगे? अब पुराना वाला जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट किया था 50,000 से, बरोबर है, पहले असेट की वैल्यू बढ़ गई थी ना, 1 लाख से 150 हो गई थी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना अभी भी हमारे पास पड़ा है? 50,000 का क्रेडिट बैलेंस अभी भी बैलेंस पड़ा है। अब पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करो, कितने से? 150 से 130 हुआ ना, सो 20,000 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले कम होगा। सो एंट्री क्या रहेगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लैंड। एक्स्ट्रा और चलता हूं, वैसे यहां पे अपना आंसर आ गया, क्या रहेगा बेटा? इनिशियल अपवर्ड 50,000 क्रेडिट करो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और बाद में सब्सिक्वेंट जो डाउनवर्ड हुआ डेबिट करो रिवैल्यूएशन रिजर्व में। मैंने एंट्री भी लिख के दे दिया, ये इनिशियल था, इनिशियल रिवैल्यूएशन, और ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है। थोड़ा सा और आगे चलते इसमें, मान लो और एक बार रिवैल्यूएशन हुआ, 130 से हो गया ये 90। अब बताओ, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था 30,000 का, ये खत्म किया पहले, सो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। उसके बाद 1 लाख से 90 हो गया, 10,000 अब ये लॉस बुक कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 10,000 टू लैंड अकाउंट 40,000। देखो 130 से 90, 40,000 से टोटल कम हुआ, इस 40 में 30 रिवैल्यूएशन रिजर्व है और 10 लॉस है। ये ब्लैक पेन से जो लिखा मैंने ये एक्स्ट्रा है। डन। तो इनिशियल जो रिवैल्यूएशन हुआ 50,000 पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करो, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कम हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीपी, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीपी, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीपी, पीएनएल टू पीपी, पीएनएल टू पीपी, बरोबर है क्या? पीपी टू पीएनएल, पीपी टू पीएनएल, पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रही बात सभी को? लिख लो बेटा, ये भी लिखा क्या? एक बार लिखना हो गया रहेगा तो यस नो अंगूठा अंगूठी दिखा दो। डन।
डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A plot of land with a carrying amount of 1 lakh was revalued to 90,000। ओहो हो, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। Subsequently, due to increase in the market value, land was determined to have fair value of 105 at the end of year 4. Assuming that entity adopts the revaluation model, what would be the accounting treatment? बोलो बेटा। पहले 1 लाख से 90,000 हो गया, मैंने अभी तो बता दिया था थोड़ी देर पहले। 1 लाख से 90 हो गया, नीचे गया तो पीएनएल में, ऊपर गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कैरिंग अमाउंट से। देखो सेम चीज वापस आई क्वेश्चन, पहले 1 लाख से 90,000 हो गया, पहले 1 लाख से हो गया 90,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी, बोल बेटा। नीचे गया ना, पी एंड एल टू लैंड 10 10, बाद में 90 से हो गया 105, 90 से 105 हुआ। सो ये पहले पुराना वाला लॉस रिवर्स करो, 105 हो गया, ये 5,000 है, और पुराना वाला लॉस 10,000 है। असेट कितने से बढ़ी, 90 से 105 हो गई। सो लैंड अकाउंट डेबिट 105, 15,000 से बढ़ गई असेट, 90 से 105 हो गई यानी 15,000 से बढ़ गई। टू, पुराना वाला लॉस कितना था जो पीएनएल में डेबिट किया था वो रिवर्स करो, और ये कैरिंग अमाउंट के ऊपर जो 5,000 चले गए वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। कैरिंग अमाउंट से ऊपर सब रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट। नीचे गया तो पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट। लॉस रिकवर हुआ, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट। यस और नो, ये रहेगी एंट्री। देखो कौन सा ऑप्शन है, इनिशियल डाउनवर्ड डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल। देखो सब्सिक्वेंट में 10,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल और बचा हुआ 5,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अरे यस और नो, वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत सही। लिखना है कि चलो आगे, पक्का। ये असेट की कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख 2,000 हो गई, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख 5,000, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 3,000, 1 लाख 5 से 1 लाख 10, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 5,000, 1 लाख 10,000 से 1 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, या फिर 1 लाख 10,000 से 90 रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 10,000 टू असेट 20,000। Fifth, on sale of an asset which was the revalued upward, what would be the treatment of revaluation reserve? ऐसी एसेट जिसका रिवैल्यूएशन हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, बताओ इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में? रिवैल्यूड अपवर्ड, रिवैल्यूड अपवर्ड, रिवैल्यूएशन फायदा हो गया ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रीटमेंट क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा। क्या बोला बेटा? और अच्छा सेल हो गई क्या असेट? ओहो, रुको 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 बच्चों, असेट सेल हो गई है, असेट सेल हो गई और पुराना वाला रिवैल्यूएशन में कुछ बैलेंस वगैरह दिया है कि इन्होंने? नो, कुछ भी नहीं दिया, बस सही है। फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा, बरोबर है, बिल्कुल सही। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व? आ जाओ एग्जाम्पल में इसको कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली। देखो एक असेट थी जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 100, रिवैल्यूड अपवर्ड 105। बोलो उस समय एंट्री क्या पास किया होगा? बोलो बेटा। असेट अकाउंट डेबिट 5 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 5, यस और नो?
अब ये असेट हमने सेल कर दिया, नाउ सच asset was sold and after sale whatever the balance in revaluation reserve, इसका क्या होगा? कितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व में? 5 का। क्रेडिट बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व 5 है, सच बैलेंस नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग। चलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करो टू जनरल रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग मतलब बेस्ट एग्जांपल जनरल रिजर्व। ये है अभी का एमसीक्यू। असेट बेचने के बाद उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो कुछ बैलेंस पड़ा है वो बैलेंस कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में, क्योंकि अब वो बैलेंस हमें रियलाइज हो गया, एक्चुअल में रिसीव हो गया। जब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस एक्चुअल में रिसीव नहीं होता तब तक आप उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे। वंस द रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस एक्चुअली रिकवर्ड, उसके बाद वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्री रिजर्व बन जाएगा। देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व बन गया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कब? असेट सेल करने के बाद जो भी बैलेंस बचा रिवैल्यूएशन रिजर्व में उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? सो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा और जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा ट्रांसफर के समय। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट ट्रांसफर कर रहे तो डेबिट ही होगा ना बॉस। वही है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट नहीं हुआ, ए बाबा डोंट गेट कंफ्यूज। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस किसको क्रेडिट किया? क्रेडिट टू, क्रेडिट टू, क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग। Revalue whatever the balance in revaluation reserve will be credited to retained earning। देखो, retained earning में क्रेडिट हो गया, retained earning में क्रेडिट हुआ, whatever the balance in revaluation reserve will be credited to retained earning, transferred to retained earning। ये लिख ले बेटा, एमसीक्यू नंबर 5 के वर्किंग लिख लेना। लिखा? हेलो 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 हेलो, डन। नाउ 6 देखो क्या बोला है। अ मशीनरी वॉज परचेज हैविंग एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18,000। 1,18,000 का मशीनरी परचेज किया, परचेज प्राइस 118 है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ऑन 1 अप्रैल 1 द जीएसटी अमाउंट इज अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% ऑन एसएलएम। डिप्रिसिएशन फॉर 2-3 वुड बी। बोलो बेटा, इतना फालतू क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2001 को असेट परचेस किया, असेट 1,18,000 का था, इस 118 में जीएसटी है और ये जीएसटी का क्रेडिट हमें वापस मिल जाएगा। जो जो टैक्स रिफंडेबल है या जिसका क्रेडिट हमें मिल जाता है वो टैक्सेस असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे असेट की कॉस्ट कितनी रहेगी? 1 लाख माइनस डिप्रिसिएशन 10% एसएलएम, बरोबर है क्या? कॉस्ट के ऊपर 10%, 10,000। अरे रे 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 रे, इतना फालतू क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, अगर ये जीएसटी नॉन रिफंडेबल होता तो इसका आंसर 11,800 होता। अगर ये जीएसटी नॉन रिफंडेबल होता तो मेरे लिए वो कॉस्ट ही हो गया एज गुड एज। बट जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है, रिफंडेबल है, मुझे वो वापस मिल जाएगा पैसा या उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो उस समय असेट की कॉस्ट मुझे सिर्फ 1 लाख लेना है और डिप्रिसिएशन रेट 10% के हिसाब से ओनली 10,000 फर्स्ट ईयर का।
अच्छा एक और सवाल पूछो क्या, जल्दी जवाब देना बगैर टाइम वेस्ट किए। बोल सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी कोई भी कैसे भी दिख रहा है, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा बताओ? सेकेंड ईयर जल्दी बताओ, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? वेरी गुड, होशियार बच्चा है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 10,000 ही रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 9,000 बोल देते, हर साल 10,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे बेटा। क्या बोला यहाँ पे? अ कंपनी चेंज इट्स मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, हाउ शुड द चेंज बी रिकॉग्नाइज? बोलो बेटा। पहली बात तो ये क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का है ही नहीं। If there is a change in method of depreciation, such change should be accounted for as per the provisions of accounting standard number 5, net profit or loss for the prior period item and changes in accounting policies. So अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू अकाउंट फॉर सच चेंज एज पर AS5 एंड नॉट एज पर AS10। बट हाँ, AS10 की एक चीज आएगी इसमें। AS10 क्या कहता है कि आपको हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करना है, जाके चेक करना है। मेथड चेंज करने की जरूरत तो नहीं, मेथड चेंज करने की जरूरत तो नहीं, यू हैव टू रिव्यू एट एवरी बैलेंस शीट डेट। तो AS10 कहता है रिव्यू करो एट एवरी बैलेंस शीट डेट एंड इफ there is a need to change, then follow AS5। खेल खत्म हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान देना बेटा। कंपनी हैज डेबिटेड द बिल्डिंग अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड ऑन विच बिल्डिंग स्टैंड्स एंड हैज प्रोवाइडेड द डिप्रिसिएशन ऑन टोटल कॉस्ट। कैसा गधा अकाउंटेंट है कंपनी का। हमने पढ़ा था AS10 में, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी है, एक साथ खरीदी है तो भी लैंड को अलग दिखाना है बुक्स में और बिल्डिंग को अलग दिखाना है। लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगेगा, एंड दोनों को अलग अलग क्लास दिखाना है। बचपन की 11-12 की गलतियां बंद करो, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग अब नहीं करना है। और इस गधे ने टोटल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तुम बताओ सही है कि गलत है? वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है बेटा। आप सभी लोग जानते हो एज पर AS10 यू हैव टू डिस्क्लोज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लास वाइज। सेपरेट सेपरेट क्लास की असेट सेपरेट सेपरेट क्लास में दिखाना है, लैंड सेपरेट क्लास, बिल्डिंग सेपरेट क्लास, दोनों का डिप्रिसिएशन अलग, लैंड का 0 क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है। हाँ लीज होल्ड लैंड है तो आएगा, यस और नो। एंड हर क्लास ऑफ असेट को सेपरेटली डिप्रिसिएट करना है। बट इन द गिवन केस दैट अकाउंटेंट, दैट सिली अकाउंटेंट मेड द मिस्टेक, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी सेम अकाउंट में दिखाया एंड उसने ट्राई किया दोनों के ऊपर सेम तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज करने की गलती की। सो ट्रीटमेंट गिवन बाय द कंपनी इज नॉट एज पर AS10, यस और नो। एंड अगर आप ऑडिटर हो, एज एन ऑडिटर यू हैव टू क्वालिफाई द रिपोर्ट दैट द ट्रीटमेंट गिवन बाय द कंपनी इज नॉट एज पर AS10। बरोबर है? क्लियर है? सो इनकी जो ट्रीटमेंट दी है वो गलत है। नेक्स्ट, सब लोग साथ में, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, an entity is setting up a manufacturing plant, construction of a plant is completed in August and plant is ready for commercial production in November. However, entity commenced the production in March. रेडी फॉर यूज कब से था? नवंबर। तो डिप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? नवंबर से। रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, भले प्लांट कंप्लीट हो गया रहेगा अगस्त में, बट रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज नवंबर से था, यस और नो? क्लियर? डन? तो डिप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? नवंबर से। बट एंटिटी ने, गधे ने क्या गलती की? उसने प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर मार्च से स्टार्ट किया ना,
तो कंपनी शुड बी, हाउएवर एंटिटी कमेंसेस द प्रोडक्शन इन मार्च, व्हेन शुड कंपनी स्टार्ट चार्जिंग डिप्रिसिएशन? एक लाइन का आंसर है। डिप्रिसिएशन कब से इनिशिएट होगा? वेरी गुड मेरे बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ द असेट, as and when asset get ready for its intended use, entity should start charging depreciation or initiate the depreciation as per appropriate method, which should reflect the future economic benefit pattern. yes or no? So यहाँ पे गलत किया कंपनी ने, और the treatment given by the company is not as per AS10. Company should charge depreciation or start charging depreciation from the date asset get ready for its intended use, irrespective of actual use. Hence, treatment given by the company is not as per accounting standard. An entity give the following note in the financial statement. Entity ने financial statement में कुछ नोट दिया है, हर नोट के ऊपर आपको टिप्पणी करना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते बेटा, इस टाइप के, ध्यान से सुनना। आ जाओ बेटा। कंपनी चूज नॉट टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन पीपी ऑन अकाउंट ऑफ, अरे कैसा मूर्ख अकाउंटेंट है, बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, और रीजन दिया नीचे। क्या रीजन दिया? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्सपेंस्ड, thereby ensuring the timely repairs of the plant and machinery। अरे भैया, हम लोग समय समय पे डॉक्टर के पास जाते, रोज दवाइयाँ खाते, एक्सरसाइज करते, तो क्या कभी मरेंगे नहीं क्या? भले ही आपने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, भले ही आप समय समय पे मशीन को रिपेयर कर रहे, तो क्या वो मशीन अजर अमर हो गई, खत्म नहीं होगी कभी? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिप्रिसिएशन तो कंपलसरी चार्ज करना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो ना हो, झक मार के डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो ये जो टिप्पणी दिया है ये बिल्कुल गलत है। यस और नो? क्लियर? आगे, depreciation being a non-cash expense has no impact on cash flow. Accordingly, it is not necessary to depreciate an asset when the repair maintenance charges are expensed in the statement of profit and loss account. भाई साहब देखो क्या बोल रहा है ये, सही है। भले डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, बट डेप्रिसिएशन कंपलसरी एडजस्टमेंट है टू असर्टन द प्रोडक्शन कॉस्ट, to ascertain the true profit you have to charge the depreciation. yes or no? so ऐसे कुछ फालतू फालतू के क्वेश्चन है, आज घर पे आप ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे, बराबर है क्या? नीचे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आज आपने ट्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं है, 5-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे से यहाँ से तो आंसर स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये तो आंसर्स है सारे। ऊपर जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी हमने अभी थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 11 नहीं किया, ये 11 से आप आगे ट्राई करोगे, आंसर्स इसमें दिए हुए मॉड्यूल्स में। एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दूँ क्या आपको? एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊँ क्या कैसे सॉल्व करते हैं? तो आ जाओ, देखो बेटा, with the reference to AS10, classify the items under the following heads: purchase price of the property, plant and equipment, directly attributable cost of the PPE, or cost not included in determining the carrying amount of an item of the PPE। बरोबर? चलो फटाफट से क्लासीफाई करना, आइटम्स दिए बेटा इसके अंदर में। यस बेटा, करते हैं। सबसे पहला आइटम क्या दिया है? इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्सेस। अभी हमने देखा था इंपोर्ट ड्यूटीज जो भी है, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, वो असेट की कॉस्ट में ऐड होंगे क्या? यस, तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, तो कहाँ पे आएंगे? परचेस प्राइस के अंदर में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए में, बरोबर है। इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्सेस, ये परचेस प्राइस के अंदर में आएंगे। यस और नो? इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये परचेस प्राइस में नहीं आता है, ये कहां पे आएगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर में आ जाएगा। 2,
इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड वाइल डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ एन आइटम्स बिल्डअप। ध्यान से सुनना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम्स बिल्डअप। ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है, प्री ऑपरेटिंग लॉसेस भी बोलते हैं। बोलो बेटा ये कहाँ पे क्लासिफाई होगा? ये सबसे पहले तो असेट की कॉस्ट में आएगा ही नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। प्री ऑपरेटिंग लॉसेस है ये, असेट्स को रेडी फॉर यूज करने के लिए नेसेसरी नहीं है, इसीलिए शुड नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। थर्ड, फोर्थ, कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ऑलरेडी वो पीपी कैपेबल है ऑपरेट करने के लिए, हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी। याद है हमने एक वो थीम, एक रेस्टोरेंट चेन का एग्जांपल देखा था, वो अम्यूजमेंट पार्क का, वो ऑलरेडी 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा था, फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैनेजमेंट ने कुछ अलग कंटेंशन, एक सजेशन दिया था उसके ऊपर। सेम उसी टाइप का है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? ऑलरेडी वो पीपी कैपेबल इन ऑपरेशन है, बट उसको फुल कैपेसिटी में लाने के लिए और कॉस्ट इनकर किया, तो ये कॉस्ट क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नो, ऑलरेडी वो रेडी फॉर यूज है, ऑलरेडी वो ऑपरेशंस में है, तो ये जो कॉस्ट है ये भी कॉस्ट ऐड नहीं होगा, तो ये भी कॉस्ट ऐड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद पांचवा, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स ये असेट की कॉस्ट से कम हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट will be deducted from purchase price। परचेस प्राइस से कम होगा। परचेस प्राइस कहाँ है? 1 में, तो ये परचेस प्राइस से कम होने वाला है, डिडक्ट होगा, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। सुनना सानिया, 3 नहीं बोलना इसको, परचेस प्राइस से हमें माइनस करना होगा। हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है या फिर ऐसे जो रिफंडेबल टैक्सेस से जो वापस मिलने वाले उनको परचेस प्राइस से कम कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर का, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, ये तो ऐड ही नहीं करेंगे। रीऑर्गेनाइजिंग, ये भी हमने देखा था, नॉट इंक्लूडेड, ये ऐड नहीं करेंगे। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या था? कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कैरिंग अमाउंट। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, बोलो बेटा कौन सी है? डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट सेकेंड में आ जाएगा, असेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड हो जाएगा असेट की वैल्यू में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ऐड नहीं होगा, थर्ड में आ जाएगा। यस और नो? सिंपल है। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred this cost of the plant, cost per as per supplier's invoice plus taxes, initial delivery 2 lakh, cost of site preparation, consultant used for advice the acquisition of plant, ये सब ऐड हो जाएगा असेट की कॉस्ट में। इंटरेस्ट चार्जेस, देखो बेटा ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू द सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये ऐड नहीं होगा, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये ऐड नहीं होगा। एंड एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद ये ही प्लांट वापस रिमूव करना है तो वो ही सप्लायर डिसमेंटल भी करके देगा हमें, उसके लिए सप्लायर ने अंदाज बताए 3 लाख रुपए लगेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, ये काम की चीज़ है। डीकमीशनिंग कॉस्ट याद आए क्या? डीकमीशनिंग कॉस्ट, यस और नो? सो टोटल करो बेटा, 25 और 2 27, 27 6 33 7 40, 40 और 3 43। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ये भी ऐड नहीं होगा। ऑपरेटिंग लॉसेस टोटल हो गया 43 लैक्स, टोटल हो गया 43 लैक्स। तो असेट की कॉस्ट कितनी दिखाएंगे? 43 लैक्स। इसमें लिख देंगे इंटरेस्ट चार्जेस पेड, ये फाइनेंस कॉस्ट है, नोट लिखना होगा, इंटरेस्ट चार्जेस पेड इज अ फाइनेंस कॉस्ट, हेंस नॉट टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट।
क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन। और ये जो ऑपरेटिंग लॉसेस है शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ऑपरेटिंग लॉस है, हेंस नॉट टू बी डेबिटेड और नॉट टू बी एडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, आ जाओ बेटा। 14 देखो कैसे क्वेश्चन आते इस पे, इजी एकदम। अर्का लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 3000 lakh, depreciation was charged at 10% on SLM basis for useful life, असेट की कॉस्ट थी 3000 lakh, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर है 10%। एट द एंड ऑफ 4 ईयर द मशीनरी वॉज, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, रिवैल्यूड टू 2700 lakh, फोर्थ ईयर के एंडिंग में। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 300 lakh, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेकेंड ईयर का भी 300 lakh, थर्ड ईयर का भी 300 lakh, फोर्थ ईयर के एंडिंग में रिवैल्यू हुआ है, फोर्थ ईयर का भी डेप्रिसिएशन 300 lakh। ए मुन्ना बोल बचा कितना, 1800 lakh, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ ईयर। असेट रिवैल्यू किया 2700 lakh की हो गई, बोलो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना चला गया, बोल रहे बेटा 900 lakh। अब असेट की नई वैल्यू कितनी आ गई, 2700 lakh। आगे बोला है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर एंड ईयर 6। अब बताओ असेट की टोटल लाइफ कितनी थी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में से कितने खत्म हो गए, 1 2 3 4, -4 ईयर लैप्स, देयरफॉर बैलेंस कितनी लाइफ बची 6 ईयर। तो अब ये 2700 कितने साल चलेगी, 6 साल, देयरफॉर 2700। और स्क्रैप वैल्यू कितनी बेटा इसकी, स्क्रैप वैल्यू बताओ, स्क्रैप वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं है, -0 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है 6 ईयर। बता रहे बेटा कितना आ रहा है, ओरल है 2700 अपॉन 6 450। सो डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर, बोलो बचा कितना 2250 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 6 ईयर अगेन 450, हो गया आंसर खत्म। पहले 4 साल डिप्रिसिएशन सेम था 300 300 300 300, तो कितना बचा 4 साल बाद 1800, और 4 साल बाद ये बोल रहे 1800 का हो गया 2700, तो कितने का रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस हुआ 900, यस और नो। उसके बाद ये 2700 4 साल खत्म हो गए, अब ये 6 साल ही चलेंगे, 2700 डिवाइडेड बाय 6, हर साल का कितना 450, यूजफुल लाइफ चेंज हो गया, सॉरी अपना क्या कहते हैं असेट का वैल्यू चेंज हो गया, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो गया। अब यहाँ नए से डिप्रिसिएशन 450 450 रहेगा, पहले कितना था 300 300 300। ये रे बेटा ये समझ में आया रे, हेलो कैसा लगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका, अरे आ रहा है कि नहीं, डन। हेलो मुन्ना, नेक्स्ट। बस तुम्हें इजी लगे यही मेरी दुआ है। स्कंदा लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी फॉर 2 crore 50 lakh 5 years ago. Depreciation was charged 10% per annum on SLM. Useful life 10 year. आगे बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मशीनरी वॉज रिवैल्यूड टू 3 crore। भाई साहब 2.5 करोड़ की मशीन 3 करोड़ की हो गई, ये मेरे बैग से लिया है क्या, हाँ
द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड टू 3 crore with the surplus on revaluation being credited to revaluation reserve. Depreciation was provided on revalued amount over the balance useful life of 8 years. पहले ऐसा लग रहा था कि असेट का यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, बाद में बोला बैलेंस यूजफुल लाइफ 8 ईयर बचा. मशीनरी वॉज सोल्ड इन करंट ईयर फॉर 1,12,50,000. गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव कंपनीज अकाउंट्स. What will be the treatment if the machinery fetch only 42,50,000? है ना? क्यों, क्या हुआ? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले असेट की कॉस्ट कितनी थी? 250 लाख. डिप्रिसिएशन का रेट 10%. 10% कितने साल तक चार्ज किया? डिप्रिसिएशन 10%, यूजफुल लाइफ 10 ईयर. एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर कुछ तो लफड़ा हुआ, मशीनरी रिवैल्यू हुई. एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मशीनरी रिवैल्यू हुआ, यानी 2 साल तक डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया. 250 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 है, कुछ दिया नहीं है, तो 250 लाख माइनस 0 अपॉन 10 ईयर, यानी हर साल का डिप्रिसिएशन 25 लाख. 2 साल का डिप्रिसिएशन 25 लाख. 25 लाख बोलो बचा कितना? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर 2 करोड़. क्या डिप्रिसिएशन निकाल लिया है सभी ने? SLM. अच्छा, रेट दिया है, थैंक यू सो मच. डिप्रिसिएशन ऐसे मत निकालना, डायरेक्ट रेट दिया है 250 लाख इंटू 10%. रेट दिया है, रेट फॉर्मूला मत अप्लाई करना स्क्रैप वैल्यू वाला. स्क्रैप वैल्यू अगर यहां दी भी होती तो भी 25 लाख ही आता, क्योंकि रेट दिया है. रेट मैंने बताया था, फॉर्मूला लिख करके दिया था. रेट अगर दिया है तो स्ट्रेट वे कॉस्ट इनटू रेट. थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में असेट रिवैल्यू किया, 3 करोड़ हो गया, प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आया बेटा इसका? 1 करोड़ का. अब बोलो असेट कितना हो गया? 300 लैक्स. असेट कितना हो गया? 300 लाख. विद द सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. ओके, हमने कर दिया. डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द रिवैल्यूड फिगर. हाँ, ये बोलने की जरूरत नहीं, रिवैल्यू हुआ तो हम डिप्रिसिएशन भी रिवैल्यूड फिगर पे ही लेंगे. ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ. बैलेंस वर्ड बड़े काम का है. अब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से बैलेंस यूजफुल लाइफ 8 साल ही बची है, ठीक है. बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी? 8 साल. सो 300 लाख डिवाइडेड बाय 8 ईयर, तो हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? मशीनरी वॉज सोल्ड इन द करंट ईयर में बेच दिया, बट डिप्रिसिएशन तो बताओ उसका. 300 लाख डिवाइडेड बाय 8, बोलो बोलो बोलो. डिप्रिसिएशन 300 लाख डिवाइड बाय 8 माइनस थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, यहां से नया डिप्रिसिएशन आएगा. करंट ईयर कौन सा है? 5 साल पहले मशीन ली थी, यानी करंट ईयर कौन सा है? 6th ईयर है. मशीनरी करंट ईयर में बेच दिया. 5 साल पहले मशीन लिया था, यानी 5 साल कंप्लीट हो गए. 5 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो D4 भी और D5 भी चार्ज करना है. 1 साल का डिप्रिसिएशन बताओ नया वाला कितना आ रहा है? बता बेटा. $300 लाख डिवाइडेड बाय 8, यानी हर साल कितना आ रहा है? 37,50,000. अब ये आ गए करंट ईयर में. ये है करंट ईयर. देखो 5 साल खत्म हो गए. 1 2 3 4 5. 5 ईयर्स एगो 5 ईयर्स एगो मशीन लिया था. अब बोलो करंट ईयर में मशीन की वैल्यू कितनी बची?
1,87,50,000 और ये मशीन कितने में बेचा? इफ सोल्ड फॉर 1,12,50,000 कितने का नुकसान हुआ? 75 लाख। यस और नो? कितने का लॉस हुआ? 75 लाख। इफ सेम मशीन सोल्ड फॉर 42,50,000 what will be the treatment if the machinery fetch only 42,50,000? if sold for then लॉस ज्यादा हो जाएगा। इतने की चीज इतने में बेचा, ₹1,45,00,000 का लॉस हो जाएगा। ये दो आंसर थे अपने। मशीन अगर इतने में बेचा तो इतने का लॉस, मशीन अगर इतने में बेचा तो इतने का लॉस। लो भैया, पूरा जवाब दे दिया। और ये तो डिप्रिसिएशन था, ये पहले वाला डिप्रिसिएशन, $25 लाख, और ये न्यू डिप्रिसिएशन। कुछ था रे इसमें? ईमानदारी से बताओ। डन? ये था 15। और यहां पे एक और चीज, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व लास्ट में कहां चला जाएगा? बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ये हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। हेलो, सब लोग साथ में है क्या? डन? अच्छा, इतना कह के आज के छोटे से दो शब्द समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 आपने ट्राई करना है, देन ये स्टैंडर्ड खत्म। डन? थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।